मैं उस वक्त जंगल में लकड़ियां काटने के लिए आई हुई थी। दोपहर का वक्त हो चुका था और अभी तक मैं अपने काम में मसरूफ़ थी। एक बार दिल में ख्याल आया कि घर जाके कुछ खा लूं। फिर ये सोच के रुकी कि जितनी देर मुझे आने जाने में लगेगी उतनी देर में मैं कुछ और लकड़ियां काट लूँगी। अब जब मेरा छोटा भाई स्कूल से वापस आने के बाद जंगल में आएगा तो उसके साथ बाजार में जाके लकड़ियों को बेच दूंगी। मेरी पूरी जिंदगी मसाइल और मुश्किलात से भरी हुई थी। मैं अपने छोटे भाई और माँ के साथ इस दुनिया में अकेली रह रही थी। माँ ने बताया था कि जब मैं छोटी थी तो अब्बा मेरा बहुत लाड उठाते थे। अम्मा भी बहुत प्यार करती थी, मगर मैं अपने बाप की ज़्यादा लाडली थी। वो मेरे भाई से इतना प्यार नहीं करते थे जितना मुझसे करते थे, और मुझे अब ये सब किसी ख्वाब की तरह याद था। मगर फिर जब मैं बड़ी होती गई तब घर में दुखों और तकलीफ़ों ने जैसे डेरे डाल दिए। अब्बा को कोई एक नामालूम सी बीमारी लग गई थी। जाने उन्हें क्या हुआ था कि उन्होंने बहुत से टोटके करके देख लिए, बहुत सी दवाएं भी खा के देख ली, मगर हम गरीब लोग थे। बड़े शहर में जाके बड़े हस्पताल में इलाज करवाने से तो कासर थे, इसलिए जो जो हमारी इस्तात में था उसके मुताबिक सब किया, मगर फिर भी अब्बा ठीक ना हो सके। अम्मा ने ऐसे मुश्किल वक्त में अब्बा का बहुत साथ दिया था। तब वो लोगों के घरों में काम भी करती थी, लोगों के जानवरों को चारा भी डाल देती और लोगों के खेतों में फसलें काटने का काम भी करती थी। गर्ज ये कि मेरी अम्मा ने घर के साथ साथ बाहर भी बहुत मजदूरी की ताकि अब्बा ठीक हो सके। मगर एक दिन अब्बा हम सबको रोता हुआ छोड़ के चले गए। जब मेरी माँ इद्दत में थी तो तब मुझ पर मुश्किल वक्त आ गया। उस वक्त मुझे पता चला कि मेरी ज़िंदगी अब इतनी भी आसान नहीं रही। उस वक्त मैं 8वीं क्लास में थी। मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि भाई छोटा था, उसे संभालना था। माँ के पास गांव की औरतें आती रहती थीं। यूं एक एक करके घर के सारे काम मेरी जिम्मेदारी बनते चले गए। अब फिर जब मुझे कमाने के लिए भी घर से बाहर निकलना पड़ा तो तब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई थी। जिन जिन घरों में अम्मा काम करने के लिए जाती थी मैं वहाँ पे जाने लगी, मगर चंद दिनों में ही मेरा दिल उचाट हो गया, क्योंकि वहाँ पे रहने वाले लोग मुझे गलत नज़र से देखने लगे थे। उन बड़े बड़े घरों में रहने वाले मर्दों की नीयत मुझ पे ख़राब हो गई थी। मेरी गुर्बत और मजबूरी को हर कोई ख़रीदना चाहता था, मगर मैं ऐसी भी नहीं थी। कम से कम मैं बेगैरत नहीं थी। ये सब करने से पहले तो मैं मर जाना पसंद करती। तब मैंने सोचा कि उस मर्द के माशरे में जीने के लिए मुझे खुद को मजबूत करना होगा। मुझे वैसे भी दूसरों के घरों में काम करना ज़िल्लत आमेज़ काम लगता था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वो काम करूं जो आसान भी हो और उसमें किसी की गुलामी भी ना करनी पड़े। मैं जंगल से लकड़ियां काट के बेचा करती थी। जिस किसी को भी लकड़ियों की ज़रूरत होती थी तो वो घर में आके इत्तला दे दिया करता था। गांव में चौराहे पे जाके लोग लकड़ियां बेचा करते थे। चौराहे पे भी बहुत सारे लोग आके लकड़ियां ख़रीदा करते थे। इसके अलावा सब्ज़ी और दीगर चीज़ों की भी ख़रीदो फरोख्त की जाती थी। मैंने घर में कुछ सब्ज़ियां भी लगा रखी थी। सब्ज़ियां भी बेचा करती थी और लकड़ियां भी। अब्बा के ज़माने में ही घर में एक गधा मौजूद था जिस पे अब्बा अपनी ज़रूरत के लिए लकड़ियां लाद के लाया करते थे, और अब उसी गधे को मैं अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करने लगी। गुजारा होने लगा था, मगर अब पिछले कुछ दिनों से अम्मा भी बहुत बीमार रहने लगी थी। उन्हें भी अब्बा की तरह एक नामालूम सी बीमारी ने जकड़ लिया था। मुझे इस बात का डर था कि अगर अब्बा की तरह अम्मा भी छोड़ के चली गई तब क्या होगा। शाम हो गई थी, मगर अभी तक मेरा भाई नहीं आया था। अल्लाह ही जाने कहाँ गया, अभी तक क्यों नहीं आया। मैं खुद ही बाजार में अकेली चली जाती हूँ। अभी मैं बाजार जाने का सोच ही रही थी जब मुझे एक बकरी की आवाज़ सुनाई थी, जो भागते हुए मेरे पास आके खड़ी हो गई थी। मैंने हैरत से बकरी को देखा। वो एक सफ़ेद रंग की ऊंची लंबी बकरी थी। उसके कान इतने लंबे थे कि पाँव तक छू रहे थे। मैं तो हैरान रह गई। हमारे गांव में इस नस्ल की बकरी तो किसी के पास भी नहीं थी, और जिस कदर वो ऊंची लंबी और सेहतमंद थी, देख के अंदाज़ा हो रहा था कि वो बहुत महंगी है। मैं उसे लेके अपने घर आ गई। अम्मा ने देखा तो कहने लगी, ये बकरी किसकी पकड़ के ले आई हो? मैंने कहा, अम्मा मुझे जंगल में मिली है, पता नहीं किसकी है। मैं बकरी के लिए घास भी काट के लाई थी। अम्मा कहने लगी, बेटा इस तरह किसी की चीज़ नहीं लेके आनी चाहिए थी। अगर इसके मालिक चौधरी, ज़मींदार या बड़े लोग हुए तो वो हम पे इल्ज़ाम लगा देंगे कि हमने इसको चुराया है। मैंने कहा, माँ अगर किसी की मिल्कियत में हुई तो वो उसको तलाश करता हुआ आ जाएगा ना। काफ़ी सारे दिन बीत गए। मैंने गांव में किसी से भी उसका जिक्र नहीं सुना कि किसी की बकरी गुम हो गई है या फिर उस नस्ल की बकरी किसी के पास है।
گھر میں ہی میں نے اپنے بھائی کے ساتھ اس بکری کے لیے رہنے کا انتظام کر دیا۔ ہمارے 2 کچے کمرے تھے۔ ایک کمرے میں فالتو کاٹ پڑا رہتا تھا، اسی کمرے میں ایک کونے میں جگہ بنا کے میں نے بکری کو باندھنا شروع کر دیا۔ روزانہ صبح اٹھ کے میں پہلے بکری کے لیے گھاس کاٹ کے لاتی اور پھر میں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے چلی جاتی۔ شام کے قریب میرا بھائی آتا، پھر اس کے ساتھ ان لکڑیوں کو بیچ کے ہم لوگ گھر آ جاتے۔ جب سے وہ بکری ہمارے گھر میں آئی تھی، ہر کام میں، ہر چیز میں جیسے برکت پیدا ہونے لگی تھی۔ اس دن شام میں کام کر کے میں گھر آئی تو بہت تھک چکی تھی۔ اماں کہنے لگی میری بیٹی بہت محنت کرتی ہے، بہت تھک جاتی ہے، آج میں تمہارے لیے اچھی سی چائے بناتی ہوں۔ اماں نے جب مجھے چائے بنا کے دی تو پہلا گھونٹ لیتے ہی میں حیران رہ گئی۔ اماں، اتنے مزے کی چائے، آج سے پہلے تو میں نے کبھی نہیں پی۔ اماں کہنے لگی بیٹا یہ میں نے اس بکری کے دودھ سے بنائی ہے، تم جانتی ہو یہ بکری تو 3-4 کلو کے حساب سے دودھ دیتی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اگر کسی کے گھر میں ہم دودھ بیچنا شروع کر دیں تو ہمیں کتنا فائدہ ہوگا۔ ارے ماں، یہ بات تو تم نے بہت اچھی کہی، یہ تو میرے ذہن میں پہلے خیال نہیں آیا۔ کیا سچ میں بکری اتنا ہی دودھ دیتی ہے؟ اماں کہنے لگی وہ بہت ہی زیادہ برکت والی بکری ہے، اگر ہم اس دودھ کو بیچنا شروع کر دیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ بکری کا دودھ ہے یا گائے بھینس کا، کیونکہ یہ دودھ بہت ہی مزے کا ہے۔ اس بات کا تو مجھے بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ چائے پی کے تو روح میں جیسے تازگی سی پھیل گئی تھی۔ اماں میں آج ہی پتہ کرتی ہوں اگر کسی کو دودھ چاہیے ہوا۔ اس دن میں اپنی سہیلی سے ملنے کے لیے گئی۔ میری سہیلی کی شادی ہونے والی تھی اور وہ شادی ہو کے دوسرے گاؤں جانے والی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے گلا کرتی تھی کہ میں اس کے گھر میں آتی جاتی نہیں، اور اب جب وہ اس گاؤں میں مہمان ہے تو مجھے تو اس سے ملنے کے لیے جانا چاہیے۔ یہی سوچ کے میں اس کے پاس چلی آئی۔ چھوٹا بھائی آج میرے ساتھ نہیں آیا تھا۔ میں جہاں بھی جاتی تھی اسے ساتھ لے کے جاتی تھی، مگر آج اس کی طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ گھر میں رہ گیا۔ میں اکیلی ہی ماریا سے ملنے کے لیے آ گئی۔ ماریا کا گھر گاؤں کے آخری حصے میں واقع تھا۔ اس سے پہلے جنگل بھی تھا اور چودھریوں اور زمینداروں کے گھر میں ابھی اس کے گھر سے تھوڑا سا دور تھا۔ جب میں اس نیلی حویلی کے پاس سے گزری، جب بھی میں اس حویلی کے پاس سے گزرتی تھی تو ایک عجیب سا احساس مجھے اپنے حصار میں جکڑ لیا کرتا تھا۔ اس سے مجھے عجیب سی روحانی شعائیں نکلتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ میرے پورے وجود میں جیسے سکون سا اترنے لگتا۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا جیسے یہاں پہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں جب بھی یہاں سے گزرتی تو دور تک مجھے کسی کی نظریں اپنا پیچھا کرتے ہوئے محسوس ہوتی تھیں۔ آج جب میں یہاں سے گزرنے لگی تھی تو مجھے عجیب احساس ہو رہا تھا، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ ابھی 2 قدم ہی اٹھائے تھے جب حویلی کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہاں پہ ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ آج سے پہلے میں نے اس حویلی میں کبھی کسی انسان کو نہیں دیکھا تھا۔ جب میں نے اپنی سہیلی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ حویلی بند رہتی ہے، یہاں پہ کوئی بھی نہیں رہتا۔ اس حویلی کے جو مالکان ہیں وہ بیرون ملک رہتے ہیں، اور اب جب میں نے اس عورت کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ وہ مجھے کیوں اپنے پاس بلا رہی ہیں۔ میں اس کے پاس آئی، اس نے سلام کیا تو کہنے لگی بیٹا میں اکیلی ہوں، اس وقت میری طبیعت خراب ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ چائے پیوں مگر کوئی ہے ہی نہیں گھر میں جو اس وقت میری مدد کر سکے۔ اگر تم فارغ ہو تو کیا تم مجھے چائے بنا کے دے سکتی ہو؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، بزرگوں کی خدمت کرنے میں تو بہت ہی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ میں ان کے ساتھ حویلی کے اندر آ گئی تھی۔ کچن میں آئی تو کہنے لگی بیٹا یہ سارا سامان یہاں پہ پڑا ہوا ہے، تم اچھی سی چائے بنا کے لے آؤ۔ چائے بنانے کے بعد وہ مجھے کہنے لگی کہ کچن میں مٹھائیاں اور بسکٹ بھی ہیں، وہ بھی لے آنا۔ اتنا سارا کچھ دیکھ کے میرے منہ میں پانی آ گیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہ سارا کچھ میں خود کھا جاؤں۔ ٹرے میں سب رکھ کے باہر آئی تو ان کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا۔ میں قدرے گھبرا گئی۔ کہنے لگی بیٹا آ جاؤ، یہ گھر کا ہی بچہ ہے، یہاں پہ تمہیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہمیں اپنا ہی سمجھو۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ وہ لڑکا سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا، اس نے ایک بار بھی میری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، اس لیے آہستہ آہستہ میرا اعتماد بھی لوٹ کے واپس آ گیا۔ باتوں باتوں میں وہ عورت کہنے لگی کہ اگر کسی کے گھر میں تازہ بکری کا دودھ ہو تو مجھے بتانا، مجھے بکری کا دودھ بہت پسند ہے، اور جتنی قیمت یہاں پہ لوگ بھینس کے دودھ کی دے رہے ہیں اتنی ہی قیمت میں بکری کے دودھ کی دے دوں گی، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے خاص طور پہ بتایا ہوا ہے کہ اسے دوا کے ساتھ لینے سے میں ٹھیک رہتی ہوں۔
मेरे जिस्म के सारे दर्द ठीक रहते हैं। हमारे घर में बकरी है और वो दूध भी 3 से 4 किलो देती है। कुछ हम घर के लिए रख लेंगे, बाकी मैं आपको दे दिया करूँगी। मेरी बात सुन के वो खुश हो गई थी। ठीक है बेटा, कल से क्या तुम 2 किलो दूध मुझे यहाँ पे ला के दे सकती हो। रोज़ के रोज़ मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूँगी। ये सुन के मैं खुशी से दीवानी हो गई। थोड़ी देर के बाद वो कहने लगी, बेटा अगर तुम मेरे पास आ जाया करो, मुझे खाना बना दिया करो, थोड़े बहुत घर के काम कर दिया करो, तो उसके अलग से तुम्हें पैसे भी दूंगी। ये सुनकर मैं खुशी से दीवानी हो गई थी, क्योंकि अब लकड़ियाँ काटना और उनको जाके बेचना, इस सब में मैं बहुत तंग आ गई थी। मेरा दिल भी दुखने लगा। मगर जब मैं बाजार में जाती थी तो वहाँ पे तरह तरह के लोग होते थे जो अजीब अजीब नज़रों से मुझे देखते थे, मुझ पे आवाज़ें कसते थे। ये सब देख के मुझे बहुत दुख होता था। मैं सोचती, काश मेरा भाई जवान होता तो ये सब मुझे ना करना पड़ता। काश अगर मेरा बाप जिंदा होता तो इन लोगों की जुर्रत ना होती मेरी तरफ गलत नज़र से देखने की या मुझ पे आवाज़ें कसने की। मगर ये सब मैं सिर्फ सोच सकती थी। किसी का मुंह तोड़ने की मुझ में जुर्रत नहीं थी, ना मैं किसी को पलट के जवाब दे सकती थी। मैं जानती थी कि मैं अकेली हूँ, मेरे सर पे कोई साया नहीं है जो गलत नज़र को मेरी तरफ उठने से पहले ही मोड़ देगा। इसीलिए मैं मोहतात रहती थी। अब जब बीजान ने मुझे ये पेशकश की कि मैं उनके घर में काम करूं, तो ये सुन के ही मैं मुतमईन सी हो गई। चलो अच्छा है, लोगों की बुरी बुरी नज़रों को खुद पे पड़ने से तो बच जाऊंगी। मैंने बीजान की पसंद का खाना भी बना दिया था। जब आने लगी तो उस वक्त भी वो लड़का वहीं पे खामोशी से ही बैठा हुआ था। बीजान कहने लगी, बेटा अब एक काम करो, जो भी बनाया है तुमने ये अपने साथ घर ले जाओ, तुम्हारे भाई और माँ भी हमारे साथ खाने में शरीक हो जाएंगे। अरे नहीं बीजान, इसकी ज़रूरत नहीं है। कहने लगी, बेटा बड़ों को इनकार नहीं करते और किसी के खलूस को ठुकराते नहीं। जो मैं कह रही हूँ वो करो। मैंने कुछ खाना टिफ़िन में डाला और फिर बीजान ने ज़बरदस्ती मेरे हाथ में मिठाइयाँ और फल फ्रूट भी पकड़ा दिए और उसी लड़के से कहने लगी, जाओ दिलावर, इस लड़की को इसके घर तक छोड़ दो। शाम होने वाली है, लड़की ज़ात है, इसका अकेले इस वक्त बाहर निकलना बिल्कुल मुनासिब नहीं। आज मैं भूल ही गई थी कि मैं अपनी सहेली मारिया की तरफ जा रही थी। घर आई तो बहुत खुश थी। अम्मा ने मेरा खुशी से चमकता चेहरा देखा तो कहने लगी, बेटा ऐसी कौन सी बात हो गई है जो तुम इतनी खुश हो रही हो। मैंने माँ को सारी बात बताई तो कहने लगी, खुदा का लाख लाख शुक्र है, मुझे भी तुम्हारा ये मर्दों की तरह लकड़ियाँ काटना और बेचना पसंद नहीं था। अल्लाह से यही दुआ करती थी कि वो कोई वसीला बना दे। और यूं मैं रोज़ाना बकरी का दूध धो धो के उनके घर में देने के लिए जाने लगी। फिर शाम को खाना बनाने के बाद वापस आती तो वो रोज़ाना मेरे साथ खाना भिजवा दिया करते थे। जो भी मैं बनाती थी वो रोज़ाना घर भी लेके आती थी। अम्मा कहती थी, ये औरत खुदा की बड़ी ही नेक बंदी है, बड़ी ही आला ज़र्फ़ और खुले दिल की मालिक है। वरना आज तक तो यही देखा है कि लोग जितने भी अमीर होते हैं उनका दिल उतना ही कंजूस होता है। उस दिन जब मैं दूध लेके उनकी हवेली में आई तो हर तरफ जैसे जश्न का समा था। आज हवेली में बहुत सारे लोग थे, रंग बिरंगे खाने पक रहे थे। बीजान दरवाजे के करीब खड़ी थी। मुझे देख के कहने लगी, अरे बेटा आ गई तुम, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। जी बीजान मैं आ गई। यह हवेली में इतना शोर शराबा क्यों है, इतने सारे मेहमान, आखिर क्या वजह है इसकी। कहने लगी, हमारी हवेली में जश्न है, महफिल मुनक्कद की जा रही है। तुम आज अपनी माँ को बता दो कि तुम आज यहीं पे रुकोगी। कल मैं तुम्हें इस बात की इत्तला देना भूल गई थी। उन्होंने दिलावर को आवाज़ दे के मेरी तरफ भेजा था। उसे उसके घर ले जाओ बेटा, अपनी माँ से कहना कि उन्हें घबराने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर वो कहें तो उन्हें भी अपने साथ ले आना। आज की महफिल की वजह से बहुत सारे काम हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम भी इस बाबरकत महफिल में शरीक हो जाओ ताकि इसकी बरकत तुम्हारी ज़िंदगी पे भी पड़े। मैं घर आई, अम्मा को सारी बात बताई तो कहने लगी, चलो बेटा ठीक है, मुझे तो वो लोग ख़ानदानी नज़र आते हैं, मुझे तुम पे भी पूरा पूरा यकीन है और उन लोगों पे भी। मैं जानती हूँ कि तुम कभी भी कोई गलत काम नहीं करोगी। और यूं मैं अम्मा से इजाज़त लेके दोबारा हवेली में वापस आ गई थी। बीजान मुझे देख के खुश हो गई। मैं दिल से चाहती थी कि तुम यहाँ पे आओ और इस महफिल में शरीक हो सको। वो मुझे अपने साथ एक कमरे में लेके गई। बेटा ये बिस्तर पे लिबास देख रही हो, ये तुम पहन लो। अरे बीजान ये लिबास किसका है, ये मैं कैसे ले सकती हूँ। बेटी तुम्हें मैंने बेटी कहा है, दिल से कहा है और समझा भी है। अगर तुम इनकार करोगी तो मैं यही समझूंगी कि
तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं और तुम मुझे अपना नहीं समझती हो। मैंने खामोशी से वो कपड़े पहन लिए, फिर उन्होंने मुझे कुछ सोने के जेवरात भी ला के दिए, ये भी तुम पहन लो। मगर अब ये लेने से मैं हिचकिचा रही थी। बी जान, आप मुझे इतना जेर बार मत करें। अम्मा ने ये सब देखा तो मुझे बहुत डांटेंगी। मैं ये सब नहीं ले सकती। कहने लगी, चलो ठीक है, ये मेरे पास तुम्हारी अमानत है। जब तुम्हारी शादी होगी तो ये सब मैं तुम्हें दूंगी, तो तुम अब इनकार नहीं करोगी। मैं खुश हो गई कि वो कितने बड़े दिल की मालिक हैं और कैसे अपनी दौलत वो हम गरीबों पर लुटा रही हैं। जब मैं किचन में आई तो वहाँ पे बहुत सारी औरतें काम करने के लिए पहले से ही खड़ी थीं। मुझे देख के कहने लगी, आप मेहमान हैं, आप बाहर जाके बैठें, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताएं। मैंने उन्हें कहा, मैं इस हवेली की मुलाजिमा हूँ और मैं यहाँ पे काम करने के लिए आई हूँ। तभी वहाँ पे बी जान भी आ गई। बेटा, आज तुम कोई काम नहीं करोगी। आज काम के लिए मैंने उन लोगों को बुलाया हुआ है। बस तुम आज मेरे साथ साथ रहोगी और इस महफिल के मज़े लूटोगी। जी बी जान, ठीक है। मैं तो हैरान रह गई कि एक मामूली सी नौकरानी को वो किस कदर इज्जत दे रही थी, कैसे उसे अपने साथ साथ हर एक चीज़ में शामिल रखे हुए थी। बिलाशुबा महफिल बहुत ही रूहानी थी, जिसने मेरी रूह को नई ताजगी दे दी थी। हम्द की, नात खानी की और कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ सीधा रूह में उतरती जा रही थी, जो रूह को तरोताज़ा कर रही थी। मैं अक्सर नमाज छोड़ दिया करती, कभी एक नमाज पढ़ती तो दूसरी न पढ़ती, और अब मैंने फ़ैसला कर लिया था कि अब मैं अल्लाह से कुर्बत बनाऊंगी, अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत बनाऊंगी, ताकि जब भी कोई मुश्किल पड़े तो मुझे किसी इंसान की तरफ न देखना पड़े, बल्कि मैं जाए नमाज बिछा के अल्लाह के रूबरू अपनी हाजत को बयान करूं, तो मेरा अल्लाह मेरी हाजत को पूरा कर दे। फजर तक ये महफिल जारी रही। फजर की नमाज पढ़ने के बाद मैं सोने लगी तो बी जान कहने लगी, बेटा, अब तुम अपने घर जा सकती हो। तुम्हारी माँ परेशान हो गई हैं। अगर तुम अभी भी घर नहीं गई तो उनके दिल में तरह तरह के वसवसे होंगे। तुम्हें देख के वो मुतमईन हो जाएंगी। मैं घर आई तो माँ को इन सारी बातों के बारे में बताया। माँ भी सुन के खुश थी। कहने लगी, अगर मेरी हिम्मत होती, तबीयत सही होती तो मैं भी तुम्हारे साथ ज़रूर जाती और उस बाबरकत महफिल में ज़रूर शिरकत करती। उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी के मामलात पे एक गहरा असर पड़ा था। मैं बहुत ही ज़्यादा इबादत गुजार हो गई थी। नफली नमाज रोज़े भी करने लगी थी और ये सब बी जान की सोहबत की वजह से हुआ था। मैं उन्हें देखती थी, वो हर वक्त बावजू रहती, रोज़े की हालत में रहती, तस्बीह पे ज़िक्र अस्कार करती रहती। उस हवेली में बी जान के अलावा दूसरा फ़र्द दिलावर खान था। उसका हवेली में होना या ना होना एक बराबर था, क्योंकि वो किसी भी मामले में दखल अंदाजी नहीं करता था। न कभी मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ और ना ही कभी मैं उस बात से परेशान हुई थी। हाँ, अक्सर ऐसा ज़रूर होता था कि कभी काम करते हुए मेरी उस पर नज़र पड़ती तो वो मुझे ही देखता और मुझे देख के फिर वो अपनी नज़रें चुरा लिया करता। मुझे कभी भी उसकी नज़रों से किसी खौफ का एहसास नहीं हुआ था। न कभी मैंने उन नज़रों में हवस देखी थी, ना ही कभी कोई गलत रंग देखे थे। हमारे घर के हालात भी पहले से बहुत बदल चुके थे। रोज़ाना ही उस बकरी का दूध मैं बी जान को जाके बेच दिया करती थी। इससे भी जो भी पैसे मिलते थे वो अम्मा एक साइड पे रखने लगी थी। अम्मा ने उन पैसों से कमेटियाँ डाली थीं। कुछ दिन के बाद हमारी बकरी ने 2 बच्चे दिए। वो भी बिल्कुल उसी तरह थे, सफ़ेद और नरम रूई के कालों जैसे। अम्मा कहती, ये बकरी तो हमारे लिए बहुत ही बाबरकत साबित हुई है। सच कहते हैं, जानवरों की खिदमत करने में सवाब के साथ साथ इंसान को बरकत भी मिलती है। इंसान को बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं। जी माँ, बिल्कुल ठीक कह रही है। कुछ दिन हुए थे जब मुझे मारिया ने पैगाम भेजा कि तुम बहुत ही बेवफा लड़की हो, अपने बचपन की सहेली को तुम भूल गई हो। अम्मा कहने लगी, बेटा, तुम्हें मारिया के घर में जाना चाहिए। उस बच्ची की शादी होने वाली है। ना जाने वो लोग कैसे हों और उससे दोबारा तुमसे मिलने भी दें या नहीं, इस गांव में आने भी दें या नहीं। इसलिए तुम्हें जाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी सहेली के साथ गुजारो। अम्मा की बात मान के उस दिन मैं काम से छुट्टी करने के बाद मारिया की तरफ आ गई थी। मारिया मुझे देखते ही गिले शिकवे करने लगी। कहाँ होती हो तुम, नज़र ही नहीं आती हो। बातों बातों में उससे मैंने नीली हवेली के बारे में बताया तो वो चौंक उठी। क्या बात कर रही हो तुम, कौन सी हवेली? अरे नीली हवेली, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। मैंने मुस्कुरा के मोहब्बत से कहने पे वो हैरान और शशदर नजर आने लगी। अरे वो हवेली कब से बंद है मरियम? हम कितने सालों से उस हवेली को वैसे ही देख रहे हैं। उस हवेली के वारिस मालकान यहाँ पे नहीं होते। कितने सालों से हवेली बंद पड़ी है। हाँ, ये बात मैं भी जानती हूँ। मैं जब भी यहाँ से गुजरती थी तो हवेली बंद ही होती थी, मगर अब वो हवेली खुल गई है। वहाँ पे बहुत सारे लोग भी आते जाते रहते हैं। बी जान और दिलावर बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले हैं।
मगर मारिया मुझे मशकूक नज़रों से देख रही थी। या तो तुम मुझसे झूठ बोल रही हो या तुम किसी गलत घर में चली गई हो। हवेली में कोई भी नहीं होता। अभी कल ही तो मैं वहां से गुजरी हूँ। हवेली के दरवाजे पे बड़ा सा ताला लगा हुआ था। अरे नहीं मारिया, तुम्हें गलतफहमी हुई है। वो घर अब दोबारा से खुल चुका है। इस वक्त मारिया की माँ भी वहां पे आ गई थी। अरे दोनों सहेलियां किस बात पे बहस कर रही हो? क्या बात कर रही हो? अम्मा, मरियम कहती है कि नीली हवेली में लोग रहने के लिए आ गए हैं। मारिया की माँ भी हंस पड़ी थी। बेटा तुम भी ना कभी कभी बहुत अजीब बातें करती हो। क्यों भला ऐसा कह दिया मैंने? अब मुझे बुरा लगा था। अरे बेटा, अक्सर ही हम लोग वहां से गुजरते हैं, आते जाते हैं, कभी नहीं देखा कि वहां पे कोई हो। किसी इंसान की मौजूदगी को भी महसूस नहीं किया। हाँ, मगर उस हवेली में पिछले कुछ दिनों से गैर मामूली वाकयात जरूर बीत रहे हैं। आस पास के लोग शिकवा कर रहे थे कि यहाँ पे फिर से गैर हकीकी सरगर्मियां महसूस होने लगी हैं। अक्सर लोगों की बातें करने की आवाज़ भी सुनाई देती है। यह सब सुन के मेरा मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया था। आखिर ये लोग झूठ क्यों बोल रहे थे और इस बात से इनकार कर रहे थे, जबकि बीजान और दिलावर तो वहीं पे रहते थे। मैं रोज़ाना ही उनसे मिलती थी और आज भी उनसे मिल के आई थी, और ये पैसे भी तो उन्होंने ही मुझे दिए थे। मैं परेशान थी कि आखिर इन बातों का क्या मतलब है। ये लोग मुझे इतना उलझा क्यों रहे हैं? आखिर इन सब लोगों को मुझे परेशान करके क्या मिलेगा? वापस आई तो बीजान दरवाजे पे ही खड़ी थी। उन्हें देख के मैं यही सारी बातें दोहराने लगी। वो कहने लगी, बेटी अंदर आ जाओ, तुमसे कुछ कहना है। मैं उनके साथ अंदर आई तो कहने लगी, ये तुम अपने पास रख लो, तुम्हारे काम आएगा। ये क्या है बीजान? उन्होंने एक छोटा सा पर्स मेरे हवाले किया। अरे बेटा, बस ये तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारी ज़रूरत की ही चीज़ है। बस तुम इसे कभी भी पूरा खोल के मत देखना। जो तुम्हें चाहिए हो ये नियत करके उसमें हाथ डालना, और तुम्हारी मुराद को पूरा करने के लिए इसमें इतने पैसे तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे, मगर तुम उसको पूरा खोल के कभी भी नहीं देखोगी। बीजान, आपकी बातें मुझे हैरान कर रही हैं। कुछ देर पहले तक तो मैं मारिया और उसके लोगों की बातें सुन के परेशान हो गई थी, और अब आपकी ये बातें, आप सब लोग मिल के मुझे पागल कर देंगे। भला सामने नजर आने वाली बात से भी वो लोग कैसे इनकार कर सकते हैं? मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर उन्हें मसला क्या है। बेजान जोर जोर से हंसने लगी थी। अरे बेटी, अब इंसान हर किसी को तो नहीं समझा सकता, हर किसी के दिमाग में एक ही बात नहीं डाल सकता। इसलिए तुम इन बातों पे गौर मत करो जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना है ही नहीं। जिस काम को करने का फायदा नहीं है वो ना करो। मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी बेटा कि तुम अपने आप को किसी काबिल बनाओ, अपनी पढ़ाई शुरू कर लो, शहर में जाके शिफ्ट हो जाओ, अपनी माँ का इलाज कराओ। बीजान, ये सब करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, और मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? बीजान कहने लगी, मैंने कहा ना, इस पर्स में इतने पैसे हैं जो तुम्हें सारी जिंदगी की ज़रूरियात पूरी करने में मदद करेंगे। बस तुम इसे कभी भी खोल के मत देखना। और फिर मैं उलझी हुई अपने घर वापस आ गई। कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन जब मैं सुबह सो के उठी तो अम्मा बुरी तरह रो रही थी। क्या हुआ है अम्मा, आप इतना रो क्यों रही हैं? बेटा, वो बकरी और बच्चे परेशान हैं, वो कहाँ चले गए? खुद ब खुद गायब हो गए। मैं भागती हुई कमरे में आई, वहां पे न बकरी थी और न उसके बच्चे, जबकि वो रस्सी जिससे उसे बांधा गया था वो वहीं पे पड़ी हुई थी। सामने ही घास भी पड़ी हुई नजर आ रही थी। ऐसे लग रहा था बकरी ने उस घास को मुंह भी नहीं लगाया। मैं भागती हुई अम्मा के पास आई। अम्मा, रस्सी तो वहीं पड़ी हुई है, तो वो बकरी कहाँ जा सकती है? और उसके बच्चे? हो सकता है वो घर में कहीं पे छुप के बैठी हो। अम्मा रोते हुए कहने लगी, बेटा, हमारा घर है ही कितना, छोटा सा तो घर है, और मैं हर जगह पे देख चुकी हूँ, वो बकरी कहीं पे भी नहीं है। मुझे लगता है रात को कोई आया था जो उसे ज़बरदस्ती ले गया। पता चल गया होगा गांव के लोगों को कि बकरी इतना दूध देने वाली है और उसका इतना फ़ायदा है, तभी तो चोरों ने आकर उसे चुरा लिया। अम्मा दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई हुई थी। सब कुछ नॉर्मल था। अगर वो लोग चोरी की नीयत से अंदर आए थे तो वापस जाते हुए तो उन्हें दरवाज़ा खुला छोड़ना चाहिए था ना। दरवाजे को अंदर से कुंडी लगी हुई है। ऐसा लगता है जैसे ना कोई बाहर से अंदर आया और ना कोई बाहर से अंदर गया। पता नहीं बेटा, मेरा तो दिमाग उलझ के रह गया है। बैठे बिठाए इतना बड़ा नुकसान हो गया। इतने पैसे उस बकरी की वजह से मिल रहे थे, अब क्या होगा? अम्मा, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो कोई ना कोई वसीला बना देगा। मैं बीजान से जाके बात करूंगी तो वो मेरी मदद ज़रूर करेंगी, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगी। उस दिन जब मैं बीजान के घर आई तो दरवाजे पे बड़ा सा ताला लगा था। अरे आज वो दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। वो लोग कहाँ चले गए? बता के भी नहीं गए। मैं घर आई तो अम्मा कहने लगी, बेटा, कमेटी देनी है।
मैं जो दूध के पैसे मिलते थे उससे कमेटी दिया करती थी। अब ये आखिरी कमेटी है जो मैंने देनी है, इसके बाद मेरी ही कमेटी निकलेगी। मुझे बीजान की बात याद आ गई। उनके पास मेरी महीने भर की तनख्वाह के पैसे थे और वो अब अचानक से कहाँ चली गई थी। मैं कुछ नहीं जानती थी। मैंने उस पर्स को खोला और उसमें हाथ डाल के ये नियत की कि इतने पैसे मुझे मिल जाएं जिससे घर का राशन भी चल पड़े, कमेटी भी अम्मा अदा कर दें और उससे कुछ पैसे बच जाएं। जब मैंने हाथ बाहर निकाला तो मेरे हाथ में पूरे 1 लाख रुपए की रकम थी। मेरा मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया था। कुछ पैसे मैंने अम्मा को कमेटी में दिए, कुछ पैसे राशन के लिए और बाकी बहुत सारे पैसे बच गए। अब रोज़ाना किसी न किसी काम की नियत करके परस में हाथ डालती तो बहुत सारे पैसे निकल आते। अम्मा हैरत से मुझे पूछती, बेटा इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आ रहे हैं? मगर अम्मा से मैंने वो पर्स वाली बात छुपा ली थी क्योंकि मुझे बीजान ने सख्ती से मना किया था। ये बात किसी को भी मत बताना और ना ही कभी इस पर्स का मुंह पूरा खोलना। इसलिए अम्मा को टाल दिया कि मुझे बीजान ने पैसे दिए हैं, वो ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं बीजान की तरफ से खिंची चली गई थी। सोचने लगी थी कि आखिर वो हैं कौन, इतनी अचानक से मेरी ज़िंदगी में आई, मेरी ज़िंदगी को आसानियों से भर दिया और फिर अचानक से ही चली गई। मारिया की भी शादी हो गई थी और शादी पर भी मैंने उन औरतों से कुरेद कुरेद के नीली हवेली के बारे में पूछा जो हवेली के आस पास रहती थी। उन सभी का कहना था कि उस हवेली में तो कोई भी नहीं रहता और जब उन्होंने मुझे ये कहा कि उन्होंने मुझे भी कभी हवेली के अंदर आते जाते नहीं देखा तो मेरा मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया था, क्योंकि उन औरतों के सामने ही तो मैं हवेली में जाती थी। कभी किसी ने मुझे रोका नहीं था, कभी कोई सवाल नहीं किया था और अब जब वो बातें कर रही थी वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन थी। उनके सामने ही तो मैं हवेली में जाती थी और वो लोग इस बात से इनकार कर रही थी। या अल्लाह, ये हो क्या रहा था? कुछ ना समझ आने पे मैं फिर से उस हवेली के सामने आके खड़ी हो गई। दरवाजे पे ताला खुल चुका था। मैंने सुख का सांस लिया। शुक्र है अल्लाह, बीजान और दिलावर वापस आ गए हैं। मैं दरवाज़ा खोल के हवेली के अंदर आ गई। देखा तो वहां पे बहुत सारे लोग थे, अजनबी लोग, अजनबी चेहरे। उनमें न दिलावर का चेहरा था न बीजान का। वो लोग सामान यहाँ से वहां पे उठा उठा के रख रहे थे। मुझे दरवाजे में अकेला खड़ा देख के एक औरत मेरे पास आई। अरे बेटी, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आई हो? क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? कहने लगी, हम इस घर के मालिक हैं, हमेशा के लिए अब यहीं पे आके शिफ्ट हो गए हैं। बहुत साल हम यहाँ से बाहर रहें, बाहर की ज़िंदगी गुजारी है। अब बिलाखिर अपने गांव और अपनी मट्टी की मोहब्बत ने हमें खींच के यहाँ पे बुला लिया है। अब बिलाखिर अपने गांव और अपनी मट्टी की मोहब्बत ने हमें खींच के यहाँ पे बुला लिया है। मैंने उनसे बीजान के बारे में पूछा तो वो कहने लगी, बेटा इस घर में तो हमारे अलावा कोई भी नहीं आया कभी भी। कितने सालों से तो घर बंद पड़ा हुआ था। ये देखो, उन्होंने सहन की तरफ इशारा किया जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी घास लगी हुई थी और ये घास इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि सालों से ये घर बंद है। अब तो मेरा मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। अभी 1 महीना पहले ही तो ये घर साफ सुथरा था। यहाँ पे घास का नामो निशान भी नहीं था। इस घर के फर्श पे कितने साफ चमक रहे होते थे और अब हर तरफ जाले लगे हुए थे। घास उगी हुई थी जो ये बता रही थी कि कितने सालों से ये घर बंद पड़ा हुआ है। मैं अब यही सब कुछ देख रही थी जब वहां पे एक लड़का आया। अम्मी, मुझे सर में दर्द हो रहा है, चाय पीनी है। उस लड़के ने एक भरपूर नज़र मुझ पर डाली। मैंने उसे देखा, वो कजरवी नज़रों से मुझे देख रहा था। मैं वहां से पलट के अपने घर वापस आ गई। मेरे दिमाग में जैसे आंधियां चल रही थी। जो कुछ मैंने देखा था, जो कुछ मैंने सहा था, वो कोई ख्वाब नहीं थी, वो हकीकत थी। मगर इसके बावजूद भी सब कुछ ख्वाब लग रहा था, किसी फरेब की तरह लग रहा था। अगर ये सब बातें मैं किसी को बताती तो कोई मुझ पर यकीन न करता। एक माँ थी जो इस बात की गवाह थी कि मैं इस हवेली में जाती रहती थी, मगर माँ भी क्यों मेरी बात पर यकीन करती? वो कौन सा कभी मेरे साथ गई थी? अगर कोई उन्हें आके ये कहता कि हवेली तो इतने सालों से बंद है, अब जाके वो खुली है। अगर उन्होंने मुझे सवाल किया कि मैं कहाँ जाती रही हूँ, कहाँ से ये सब पैसे लाती रही हूँ, तब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? और मैंने तो वो एक रात भी उस हवेली में गुजारी थी। अगर अम्मा मेरी ज़ात से मशकूक हो गई तो उन्हें मैं कैसे मनाऊंगी, कैसे समझाऊंगी? सोच सोच कर मैं पागल हुए जा रही थी। शुक्र है कि अम्मा ने दोबारा कभी इस बात को नहीं कुरेदा था कि बीजान कहाँ गई, न उन्होंने कभी मुझसे इस बारे में कोई सवाल किया था। मैंने घर में एक छोटी सी दुकान बना ली। अम्मा ने पूछा तो मैंने टाल दिया कि मुझे बीजान ने पैसे दिए थे ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं, अपना रोजगार कमा सकूं। कहाँ तक दूसरों के मुंह की तरफ देखती रहूंगी? वो दुकान अम्मा और मेरा छोटा भाई ही संभालते थे।
دن کے وقت اماں دکان میں ہوتی اور شام کو بھائی آتا تو وہ اسے دیکھا کرتا تھا۔ اماں کا میں نے شہر میں لے جا کے علاج بھی کروا لیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اماں کو جو بیماری ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ ان کے جوڑوں میں درد تھا، اگر یہ درد مستقل رہتا، اگر مزید ان کا علاج نہ کروایا جاتا تو وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو سکتی تھی۔ یہ سن کے ہی میں بری طرح سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ حیرت اس بات پہ تھی کہ جتنے بھی پیسے مجھے چاہیے ہوتے اس پرس میں ہاتھ ڈالتی تو پیسے میرے ہاتھ میں آ جاتے۔ اماں حیرت سے پوچھتی جاتی، بیٹا یہ پیسے کہاں سے لا رہی ہو؟ اور میں ان سے کیا بولتی، ان سے کیسے سب چھپاتی؟ ایک دن میں نے انہیں سب کچھ سچ سچ بتا ہی دیا، اس وعدے پہ کہ یہ باتیں کسی کو بھی نہیں بتائیں گی۔ اماں بھی حیران تھیں، کہنے لگی بیٹا اس دنیا میں بہت ساری مخلوقات ہیں، ہم انسانوں کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری ایسی مخلوقیں ہیں جو اس دنیا میں رہتی ہیں، اور بلا شبہ اللہ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے، وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بی جان کوئی عام انسان نہیں تھی بلکہ ایک دوسری مخلوق سے تعلق رکھتی تھی، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے ہماری مدد کی، ہماری زندگی کو آسان بنا دیا۔ بیٹا یہ بات تم کسی کو بھی مت بتانا، ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ کسی مشکل میں پڑ جائیں۔ اب اماں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، اچھی خوراک اور اچھا علاج انہیں صحت مند کر گیا تھا۔ میں نے گھر کی بھی حالت بہت اچھی کر لی تھی۔ ایک دن نیلی کوٹھی کی مالکن ہمارے پاس آئی تھی، اماں نے مجھے چائے بنانے کے لیے اٹھا دیا تھا۔ جب میں واپس آئی تو اماں کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ اماں کیا کہہ رہی تھیں آپ سے ان کے جانے کے بعد؟ میں نے پوچھا۔ کہنے لگی وہ اپنے بیٹے کے لیے تمہارا ہاتھ مانگنے کے لیے آئی تھی۔ اماں کی بات سن کے تو میں سکتے میں آ گئی، بھلا ایسا کیسے ممکن ہے؟ اتنے بڑے گھر کی وہ عورت جنہیں نہ رشتوں کی کمی تھی نہ لڑکیوں کی، وہ بھلا اس غریب گھر میں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے کیوں آئی تھی؟ آخر انہوں نے مجھ میں کیا دیکھا تھا؟ انہوں نے تو ہمارے گھر کی دہلیز تک دیکھ لی تھی، مگر میں وہاں رشتہ کرنے سے ڈر رہی تھی۔ اماں اس ولیمے میں جا کے مجھے خوف محسوس ہوگا، وہ سب باتیں مجھے یاد آئیں گی جو کبھی وہاں پہ میرے ساتھ بیت چکی ہیں۔ بی جان اور دلاور میں جانتی ہوں کہ اس دنیا میں ان کا کوئی وجود نہیں، مگر اس ولیمے میں تو مجھے وہ ہمیشہ یاد آئیں گے۔ تب میں کیا کروں گی؟ اور ویسے بھی یہ بڑے لوگ نہ جانے یہ کیا سوچ کے مجھے اس حویلی میں لے کے جا رہے ہیں، کیا پتا وہ مجھے ملازمہ بنانا چاہتے ہوں یا ان کا کوئی اور مقصد ہو۔ اماں کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی جو تم مجھے ان لوگوں کے سپرد کر رہی ہو؟ مگر جب میری ہونے والی ساس نے ہمارے گھر کی دہلیز پہ آ کے بار بار یہی بات کہی کہ میرے بیٹے کو آپ کی بیٹی پسند آ گئی ہے، اس کی ضد ہے کہ میں ایسی ایک سے شادی کروں گا، اور سچ کہوں بہن تو ہمیں بھی دولت جہیز یا کسی چیز کا لالچ نہیں، ہمیں ایسی لڑکی چاہیے جو گھر کو گھر سمجھے اور ہم لوگوں کی خدمت کرے، ہمیں عزت دے، وہ لڑکی غریب ہو یا امیر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کے لہجے میں سچائی تھی۔ میں نے پھر اس فیصلے کے آگے سر جھکا دیا۔ اماں بھی خوش تھیں کہ اب انہیں میرے فرض سے سبکدوش ہونے کا موقع مل رہا تھا، اور یوں سادگی سے میری شادی ہو گئی، مگر ولیمہ دھوم دھام سے کیا گیا۔ ولیمے کا فنکشن حویلی میں ہی کیا گیا تھا، اور جس دن یہ فنکشن تھا اس دن مجھے وہ جشن یاد آ گیا جب میں محفل میں شریک ہوئی تھی، اور پوری رات میں نے اس محفل میں گزاری تھی۔ اتنی روحانی محفل تھی وہ کہ اس نے مجھے اندر سے بھی پوری طرح تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ اب اس حویلی میں رہتے ہوئے مجھے 1 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اس دوران میرے ساتھ کوئی بھی خوفناک واقعہ پیش نہیں آیا تھا، نہ کوئی غیر معمولی بات میں نے محسوس کی تھی۔ گاؤں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ پراسرار حویلی ہے، یہاں پہ جنات رہتے ہیں، اور جو میرے سسرال والے تھے وہ بھی یہی سمجھتے تھے، مگر اس تمام عرصے میں ہم لوگوں نے یہاں کوئی بھی غلط بات نہیں دیکھی تھی۔ میں کبھی بھی ان سب واقعات کو بھول نہیں سکی تھی جو میرے ساتھ اس حویلی میں پیش آئے تھے۔ اسی جگہ پہ تو بی جان بیٹھتی تھی۔ ایک دن جب اللہ نے مجھے چاند سا بیٹا عطا کیا تو اس دن میں بہت خوش تھی کہ میرے قدموں تلے جنت آ گئی ہے، اور میں اب اپنا مقام حاصل کر چکی ہوں۔ اسی دن میں نے بی جان کو دیکھا تھا، وہ مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئی تھی۔ انہیں دیکھ کے میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، مجھے خوف زدہ دیکھ کے ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بیٹا تم مجھ سے ایسے ڈر رہی ہو جیسے میں تمہاری دشمن ہوں، کیا کبھی میں نے تمہیں نقصان پہنچایا یا میرے بچے نے کبھی تمہارے ساتھ کچھ زیادتی کی؟ میرا سر نفی میں ہل گیا تو وہ کہنے لگیں پھر تم ہمیں دیکھ کے اس طرح ڈر کیوں گئی ہو؟ وہ آپ کون ہیں؟ مجھے اپنے بارے میں سچ سچ بتا دے۔ اس وقت دلاور بھی کمرے میں آ گیا تھا، اس نے میرے بیٹے کو اٹھا کے پیار کیا، اور بی جان کہنے لگی بیٹا ہم جنات میں سے ہیں، تمہیں اس بات کا اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ ہم تمہاری طرح کے عام انسان نہیں۔ سچ بتاؤں تو جس دن تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تمہاری غربت اور تمہاری کمائی دیکھ کے مجھے تم پہ ترس آ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ تمہاری مدد کرنی چاہیے، اگر غیبی طریقے سے تمہاری مدد کرتی تو تم ڈر جاتی،
اس کے لیے ہم تمہاری زندگی میں پہلے جادوئی جناتی بکری کو لے کے آئے۔ وہ بکری کوئی عام بکری نہیں تھی، وہ ہم جنات کے قبیلے کی بکری تھی جو مجھے بہت پسند تھی، کیونکہ میں نے اسے بہت لاڈ سے پالا تھا، اور پھر میں نے خود تمہارے سامنے آ گئی۔ مجھے اس بکری کے دودھ کی چائے پینے کی عادت تھی، میں یہ بھی چاہتی تھی کہ تمہاری مدد بھی ہو جائے، اس طرح سے تمہارے ہاتھ میں 4 پیسے بھی آ جائیں گے۔ بس اسی لیے اس بکری کو تمہاری زندگی میں بھیج کے خود تمہیں میں نے یہاں پہ کام کرنے کو کہا۔ جب ہمیں اندازہ ہوا کہ حویلی کے مالکان واپس آ رہے ہیں اور گاؤں والے بھی تمہاری باتیں سن کے مشکوک ہو رہے ہیں، تب ہم یہاں سے چلے گئے، یہ سوچ کر کہ کہیں ہمارے ساتھ ساتھ تم بھی کسی مشکل میں نہ پڑ جاؤ۔ مگر کچھ دن پہلے ہم یہاں پہ دوبارہ آ گئے ہیں۔ ہم اس حویلی میں رہیں گے، مگر کسی کو بھی اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلائیں گے، نہ کسی کو تنگ کریں گے، اور نہ ہی کوئی ہماری وجہ سے خوف محسوس کرے گا۔ بس کبھی کبھار بیٹے میں تمہارے سامنے آؤں گی، تم سے دل کی باتیں کرنے کے لیے، تمہارے بچے سے پیار کرنے کے لیے۔ یہ سب سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے ان لوگوں کے بارے میں کیا سوچا تھا، اور وہ میرے کتنے خیر خواہ تھے، کتنے ہمدرد تھے۔ بی جان نے میرے سامنے ایک زیورات کا ڈبہ پیش کیا۔ ارے بی جان، یہ کیا ہے؟ میں اتنا قیمتی تحفہ نہیں لے سکتی۔ وہ کہنے لگی، تم بھول گئی ہو، میں نے تمہیں کہا تھا جب تمہاری شادی ہوگی تو تب میں تمہیں یہ تحفہ دوں گی۔ تمہاری شادی پہ تو نہیں دے سکی، مگر اب تمہارے بیٹے کی خوشی میں تمہیں یہ تحفہ دے رہی ہوں، اور تم اسے لینے سے انکار نہیں کرو گی۔ تب میں نے ان سے وہ تحفہ لے لیا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ اکثر ہی وہ لوگ میرے سامنے آتے ہیں، مجھے دکھائی دیتے ہیں، میرے ساتھ وقت گزارتے ہیں، مگر میرے علاوہ کسی کو بھی دکھائی نہیں دیتے۔ اکثر میری ساس پوچھتی ہیں، ایک تو اکیلے کس سے باتیں کرتی ہو، اور میں ان کی باتوں کو ٹال دیا کرتی ہوں۔ آج بھی وہ زیورات کا ڈبہ میرے پاس ہے۔ میں نے بی جان کی بات مان کے کبھی اس کو مکمل طور پہ کھول کے نہیں دیکھا۔ ہاں، مگر اتنا ضرور ہے کہ وہ زیورات میری ماں کے ساتھ ساتھ گاؤں کے بہت سارے لوگوں کی ضروریات پورے کر رہے ہیں۔ اب وہ پرس میں نے اماں کے حوالے کر دیا تھا، اور انہیں وہی بات کہی تھی، وہی نصیحت سمجھائی تھی جو بی جان نے مجھے کہی تھی۔ اماں نے میری بات پہ عمل کیا، انہوں نے بھی کبھی اس پرس کو کھول کے دیکھا تک نہیں۔ آج بھی اس حویلی میں رونقیں عروج پہ ہیں۔ ہمیں یہاں رہتے ہوئے 10 سال کا عرصہ بیت گیا ہے۔ آج تک میرے علاوہ کسی نے بھی بی جان یا دلاور کو اس حویلی میں نہ دیکھا نہ محسوس کیا، جبکہ میں ان کے ساتھ ایک خوشگوار وقت گزارتی ہوں۔